हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल देखिए 11 पेजेस हैं इसमें और एक एक करके सारे पेजेस को निपटाएंगे। टोटल ऐसे करके टोटल 11 पेजेस हैं, ठीक है। तो उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ क्रॉक। अब ये क्या होता है, तो देखिए जो एक पेड़ होता है, पेड़ का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्लाइस ऑफ क्रॉक। तो उसका एक मतलब टुकड़ा लिया। रॉबर्ट हुक सॉ दैट द क्रॉक रिजेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम। उन्हें देखा कि यह हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप का, कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिंग लिटिल कंपार्टमेंट्स। जैसे कि हनी कॉम के छत्ते में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें मधुमक्खी वगैरह जाती हैं और रहती हैं अंदर। उसी टाइप का ये जो क्रॉक था, इसमें भी बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखे इन्हें। क्रॉक इज सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ ट्री। ये बार्क ऑफ ट्री में से आता है, ठीक है। दिस वॉज इन द ईयर ऑफ 1665 when रॉबर्ट हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे दो तीन एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले कि किसने ऑब्जर्व किया ये सब, तो रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। सेकंड क्वेश्चन बनता है कौन से ईयर में ऑब्जर्व किया, तो 1665 में ऑब्जर्व किया। और उसके बाद पूछता है कि माइक्रोस्कोप कैसा था, तो यहाँ पे सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था। तीन एमसीक्यू बन सकते थे यहाँ पे, तीनों मैंने आपको बता दिए। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार ये जो सेल है वर्ड को कॉइन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। और इस वर्ड को, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे रूम। This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of the science. इस साइंस की हिस्ट्री में बहुत ही important contribution है। This was very first time that someone had led observation had observed that the living things appeared to consist of the separate units। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेपरेट यूनिट्स को मिला के कंसिस्ट करके मतलब बनते हैं। तो इसको यहाँ पे पहली बार, इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम जब किसी ने ऐसा ऑब्जर्वेशन करा था। The use of the word cell to describe these units is being used till date in biology। और आज तक हम ये जो सेल वर्ड है जो इनने 1665 में कॉइन किया यहाँ पे, उसको हम आज तक यूज करते हैं। आज 2014 2024 हो गया, अब तक यूज कर रहे हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिससे आपको ये पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ से मिलके बने हुए होते हैं। इसका आंसर है सेल से मिलके बने हुए होते हैं। पर ये जो एक्टिविटी आपको ये पूरी परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका कंक्लूजन जो है वो देखना ज़रूरी है। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे आते हैं। यहाँ पे इसका आपको कंक्लूजन मिलेगा, एक सेकेंड। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी, ये इसका कंक्लूजन, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस have similar small structures visible under microscope. The of the cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. इसके कहने का मतलब ये है कि जो सेल्स होते हैं ऑनियन के, वो एक दूसरे के साथ साइज में बिल्कुल ही सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा बड़ा हो गया एक थोड़ा छोटा हो गया, सब एकदम ही सेम साइज के हैं और उसी से पूरा जो ऑनियन है वो बना हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट जो सेल्स हैं, लेकिन है तो आइडेंटिकल। बहुत सारे सेल्स हैं और सब एक ही जैसे हैं, एक ही साइज के हैं, उसी से मिल के पूरा ऑनियन यहाँ पे बना हुआ है। These small structures that we see are the basic building units of onion bulb। बेसिक यूनिट बोला है। These structures are called cells। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। तो ये इसने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता दी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, सब हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में, सब बने होते हैं सेल्स से। However, there are also सिंगल सेल दैट लिव इन देयर ओन। तो बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। इसके अलावा एक डू यू नो या फिर मोर टू नो ऐसे करके एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बॉक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी अटेंशन के साथ इसको ध्यान से सुनिए। Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665। ठीक है, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ। He observed
द सेल्स इन अ क्रॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। यहाँ तक एक फैक्ट की बात की है। सेकेंड फैक्ट यहाँ से शुरू होता है। लुएन हुक इन 1674, इनके नाम की स्पेलिंग देख लीजिएगा, लिखने को आता है ये। विथ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन अ पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। लिविंग सेल्स को सबसे पहली बार किसने देखा, ये क्वेश्चन बनता है कि हु सॉ या फिर हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस वाज लुवेन हुक इन द ईयर 1674। और अगर ऐसे पूछता है कि सबसे पहले डेड सेल्स किसने देखे थे या फिर जो भी है सेल्स किसने डिस्कवर करे थे, तो वो थे रॉबर्ट रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। लेकिन अगर पूछेगा कि लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर करे थे, तो वो थे लुएन हुक। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। It was Robert Brown in the year 1831 who discovered the nucleus in the cell. अब यहाँ पे तीसरी बात इसने बताई है कि जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उनने सबसे पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब ये न्यूक्लियस क्या होता है, जो एक सेल होता है उसका ब्रेन होता है न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही याद रख लीजिए कि न्यूक्लियस का मतलब सेल का ब्रेन। और इसको ढूंढा था रॉबर्ट ब्राउन ने, और ये ईयर था 1831। उसके बाद आए पुरकिंजी। पुरकिंजी इन द ईयर 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। अब पुरकिंजी ने क्या बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता है, जो भी सेल है उसके अंदर का जो फ्लूइड सब्सटेंस होता है। जैसे सेल है, उसकी बॉडी में कुछ तो होगा, तो वो क्या होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसको बोला प्रोटोप्लाज्म। और ये दिया था पुरकिंजी ने 1839 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज होते जा रही हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा 1, ये देखा 2, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन के बारे में देखा 3, फिर पुरकिंजी के बारे में देखा 4। द सेल थियरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल्स। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सब सेल से मिलके बने हुए हैं। एंड द सेल is the basic unit of life was presented by two biologists. क्लीडन एंड श्वान इनका नाम है बेसिकली, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कंट्रीब्यूशन। क्लीडन, इसको पढ़ते हैं, देखो ये जर्मन नेम्स है, ये दोनों जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। द सेल थियरी दैट all the plants and the animals are composed of the cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists. ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि स्क्लीडन एंड स्क्वान, इसको पढ़ते हैं क्योंकि ये जर्मन नेम्स हैं। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। इनका कंट्रीब्यूशन कौन से ईयर में रहा है, 1838 और 1839। क्या सारे ईयर्स मुझे देखना ज़रूरी है? नहीं, बस एक ईयर आपको याद होना चाहिए, रॉबर्ट हुक का 1665। बस, इनके अलावा किसी का यहाँ पे पूछता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर याद करना होगा तो इसका याद कर लीजिएगा। 1838 और 1839 में इन लोगों ने ये थियरी दी थी। द सेल थियरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय विर्चॉ in 1855 by suggesting that all the cells arise from pre-existing cells. जितने भी सेल्स होते हैं ना, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, अराइज होते हैं। विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा आपको जूम करके दे सकता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी होगी 1940 में, तो अब ये चीज़ पॉसिबल होगी कि हम ऑब्जर्व कर लें और अंडरस्टैंड यानी समझ भी पाए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेल का और उसके वेरियस ऑर्गेनल्स का। तो ये पूरा था मोर टू नो वाला बॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स था। इससे आपके एमसीक्यू में बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, 1 मार्कर आ सकते हैं, लिखने को आ सकता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। ये जो मैग्नीफाइंग लेंसेज बने उसकी वजह से जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है उसकी डिस्कवरी हुई। वरना पहले तो लोग ऐसा समझते थे कि जैसे हम इंसान है तो सिर्फ ये यही एक वर्ल्ड है जो कि हम अपने आंखों से देख सकते हैं। फिर पता चला कि अच्छा एक और भी वर्ल्ड है जो कि यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंसेज की वजह से हमें पता चला कि माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड होता है जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। इट इज नॉट नोन, इट इज नाउ नोन बोल रहा है कि अब ऐसा हम जानते हैं। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा। जैसे हम लोग तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल से कॉन्स्टिट्यूट होकर बनते हैं, लेकिन अमीबा में एक सिंगल सेल है जो कि सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। मतलब खाने से लेके एक्सक्रीशन का काम, सब कुछ यहाँ पे अमीबा सिंगल सेल से ही परफॉर्म करता है। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं।
Chlamydomonas, Paramecium bacteria, these organisms are unicellular. अब यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली यहाँ पे बताना चाह रहा है दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एक होते हैं वो जो कि सिंगल सेल से बनते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर. ऑन द अदर हैंड यहाँ से यहाँ तक का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का. ऑन द अदर हैंड many cells groups together in a single body and assume different functions in it to form the various body parts in the multicellular organisms. यानी बहुत सारे सेल से बन के जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, इसमें आपके फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, ये सब आ जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. Some organisms can also have cells of the different kinds. Look at the following pictures. Depict It depicts some cells from the body. और ये कौन सी बॉडी है? ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है. हमारे अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? तो ये आप देख सकते हो नर्व सेल्स. ये जो नर्व सेल होता है वो बेसिकली एक अलग काम के लिए यूज होता है. ब्लड सेल्स एक अलग काम के लिए है. स्मूथ मसल सेल्स मतलब ये अलग काम के लिए. ओवम स्वम. अब हर चीज अलग अलग काम परफॉर्म करती है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में. जैसे कि आपका ये जो नर्व सेल हो गया, इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन करके एक चैप्टर है, आगे पढ़ना पड़ेगा उसे. तो उसमें देखो क्या होता है कि कोई भी अगर यहाँ पे ये जो इसके पार्ट्स है, ये इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं. यहाँ पे कोई भी मैसेज आया तो मैसेज को इसने रिसीव किया. रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली पूरे बॉडी में. एक्सन इसकी बॉडी को बोलते हैं. यहाँ से ट्रांसमिट होता है कोई भी मैसेज और ये इसके एंड्स होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं. यहाँ से फिर दूसरे दूसरा सेम यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा नर्व सेल, इसी का यहाँ पे कंटिन्यूएशन, फिर वो आगे ट्रांसमिट होता है मैसेज. तो मैसेज ट्रांसमिशन में यहाँ पे नर्व सेल का काम हो गया. वैसे ही यहाँ पे देख सकते हो आप स्पर्म और ओवम दिए हुए हैं, तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के लिए यहाँ पे यूज हो रहे हैं. तो वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी. तो ये आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट. देखो जो हमारे फंक्शन है वो हर डिफाइंड है कि सांस लेना है तो नाक से लेंगे, उसके अलावा हाथ है तो फिर हैंड एक्टिविटीज जितने हो गए, लेग्स हैं तो मूवमेंट के लिए यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पे जब हम अमीबा का देख रहे थे तो वो सब चीज उसे एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म करना है. ये बहुत बड़ी बात है कि एक ही सेल से अमीबा को सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं. और हमारे लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें. देखिए दोस्तों, ये जो पूरा पेज है इसमें वही चीज़ें समझाया है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे शॉर्ट में बताया था. वही चीज़ यहाँ पे इलेबोरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है. इसको आपको पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जो मैंने बताया था, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं. यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसने सेल की डिस्कवरी करी और कैसे करी, और सेल को ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है. तो दोनों क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सुना है लेक्चर को तो फिर बहुत अच्छे से आप यहाँ पे डील कर पाएंगे दोनों क्वेश्चन को. पर फिर भी इसके आंसर को एक बार डिस्कस कर लेते हैं. किसने सेल को डिस्कवर किया और कैसे डिस्कवर किया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा. यहाँ से इसको लिखना शुरू करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे कि सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665. ही ऑब्जर्व द सेल्स इन द क्रॉक साई इन अ क्रॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका. ठीक है. अगर आपको थोड़ा और लिखने का मन है तो ऊपर में यहाँ पे जो दिया हुआ था इस पूरे को आप लिख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे पैराग्राफ में भी हमने देख लिया कि कैसे इसका आंसर राइटिंग करना है. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्यों सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो देखिए दोस्तों, इसका आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो पैराग्राफ है उसमें तो कोई आंसर नहीं मिलेगा. अगर आप ढूंढोगे भी तो यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में आपको कोई ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा. पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है. और फंक्शंस में आप बोल सकते हो कि जो भी फंक्शंस होते हैं परफॉर्म, वो सेल्स के द्वारा ही होते हैं. एक बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस एक सेल परफॉर्म करता है. फंक्शंस वाला पार्ट यहाँ से ले सकते हो. तो ये अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, पर इसका एग्जैक्टली कोई आप कह सकते हो इधर आंसर आपको नहीं मिलेगा. थोड़ा सा आपको इसको बना के लिखना पड़ेगा अपने एंड पे. तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ. अब ये सेल किस चीज़ से बना है? हम तो सेल से बने हैं, तो सेल किस चीज़ से बना है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. अब इसके ऊपर बात करते हैं. वी सॉ above that cell has special components called organelles. तो सेल में बहुत सारे स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड. इफ वी स्टडी a cell under a microscope, we would come across three features in almost every cell: plasma membrane, nucleus, and cytoplasm.